हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको सिलेबस में दिखाऊं तो हमने कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा सिलेबस कर लिया है कंप्लीट। इसके अंडर हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मैं अलग से क्लास बनाई थी, फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्लास है, बुलियन लॉजिक का अलग है, फिर नंबर सिस्टम का अलग था, एनकोडिंग स्कीम, सिस्टम बस और सीपीयू आर्किटेक्चर का अलग क्लास है। तो इस तरह से मैंने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को पूरे 6 वीडियो में कंप्लीट किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर से चेक करिएगा। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आज मैं तीनों ही टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगी, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन टूल्स। वैसे आपने एमएस ऑफिस तो पढ़ा होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि टायर 1 का जब एग्जाम हुआ तो टायर 1 में जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा किससे था, लिब्रे ऑफिस से, लिब्रे ऑफिस से, है ना। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको लिब्रे ऑफिस से करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकल, और साथ के साथ मैं आपको इसके थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर वर्ड प्रोसेसर के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो क्या होता है, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका इंटरफेस। ठीक है, तो दिखता है कुछ ऐसा, लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से आता है ये। एज इट इज़ वैसे ही दिखेगा जैसे आपका होता है एमएस वर्ड। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द यूजर इंटरफेस ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर एंड इट्स की कंपोनेंट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस को बताना है और उसके कंपोनेंट्स को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, फ्री और ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है वो होता है लाइसेंस्ड, ठीक है, लेकिन लिब्रे ऑफिस क्या होता है, ये होता है फ्री, ओपन सोर्स भी होता है और फ्री भी होता है। ठीक है, यह एमएस वर्ड का अल्टरनेटिव होता है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट को बनाना है, डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करते हैं। इसकी प्राइमरी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ओडीटी, जो कि टायर 1 में भी आया था, है ना। और इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो इसको याद रखिए, मे भी ये एमसीक्यू में फिर से पूछ दे। ठीक है, तो की कंपोनेंट अगर देखें तो की कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे यहाँ पर यूजर इंटरफेस में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस को निम्नलिखित हम ये कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया। पहला होता है टाइटल बार। टाइटल बार जो सबसे ऊपर होता है विंडो के, जहाँ पर नाम लिखा रहता है एप्लीकेशंस का, है ना। क्या होता है इसमें, डॉक्यूमेंट जो करंटली अभी ओपन है उसका नाम और एप्लीकेशन का नाम जिसमें लिखा होता है। सेकंड होता है मेन्यू बार। अब इस ये क्या होता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये सभी जो होते हैं ये होता है मेन्यूज बार के अंदर। फिर होता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, इसमें सबसे अधिक उपयोग होने वाले कमांड जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कट, पेस्ट, कॉपी, ये सब होते हैं। ठीक, उनके आइकन्स होते हैं, आप सीधे डायरेक्टली यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, इसका उपयोग टेक्स्ट की अपीयरेंस को बदलने के लिए, जैसे फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है चेंज, तब आप यूज करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का। फिर होता है स्टेटस बार। अब ये क्या होता है, ये विंडो के सबसे नीचे होता है, जो पेज नंबर, वर्ड काउंट, जूम, स्लाइडर, ये सभी को बताता है। फिर होता है साइड बार। साइड बार क्या होता है, ये राइटर का एक यूनिक फीचर है। ये फीचर शायद विंडो में नहीं होता है, जो प्रॉपर्टी, स्टाइल और गैलरी तक तुरंत पहुंचने के लिए आपको साइड में ये बार देता है। अगर आप इसका एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले होता है, ये है हमारा टाइटल बार, जिसमें हमारा करेंट डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन का नाम लिखा रहेगा। फिर होता है ये क्या, मेन्यू बार। फिर होता है टूल बार, जहाँ पर होता है टूल्स। फिर यहाँ पर आपका वर्किंग एरिया होता है, इसके साइड में ना यहाँ पर साइड बार दिया रहता है, जहाँ पर प्रॉपर्टी, स्टाइल्स, ये सब होते हैं। और ये होता है आपका स्टेटस बार, जो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। मैं आपको इसको लिब्रे ऑफिस में एक बार दिखाऊं तो ये दिखता है इस तरह से। ठीक है, ये है क्या आपका टाइटल बार, ये मेन्यू बार है, ये सभी टूल्स है, ये आपका वर्किंग एरिया है। और ये जो है ना प्रॉपर्टीज, स्टाइल्स, ये वाली बात कर रहे थे, ये इसमें दिखाता है। और ये जो है ये आपका क्या होता है, स्टेटस बार। ठीक है, चलो आप ब्लॉक डायग्राम जरूर से बनाइएगा एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
कंक्लूजन देखते हैं। इसका कंक्लूजन क्या बोल रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस जो है बहुत ही यूजर फ्रेंडली और कस्टमाइजेबल है। यह एमएस वर्ड के समान ही फंक्शनैलिटी प्रदान करता है, लेकिन ओपन सोर्स होने के कारण यह एनसीईआरटी के मॉडर्न करिकुलम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। देखिए 11th 12th 7th 8th 9th के जो बच्चे होते हैं जो सीखते हैं ऑफिस, है ना, उनको लिब्रे ऑफिस से ही ये चीज़ सिखाया जाता है और उनके बुक में भी लिब्रे ऑफिस का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स है ना, इसलिए जो भी मॉडर्न करिकुलम हमारा एनसीईआरटी ने अभी डिज़ाइन किया है उसमें एमएस ऑफ मतलब ये लिब्रे ऑफिस का कंटेंट आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ तो रिबन नहीं होता है इसमें, क्या होता है, मेन्यू और टूल बार। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम होता है या एमएस वर्ड और राइटर के बीच में सबसे बड़ा विजुअल डिफरेंस होता है, इसमें रिबन नहीं होता, इसमें होता है मेन्यूज और टूल बार्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। स्टाइल क्या होता है ये बताना है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड एडवांटेज, और टाइप्स और एडवांटेज बताना है। पहले मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको ले जाकर राइटर में दिखाऊंगी क्या होता है। तो स्टाइल जो है फॉर्मेटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट होता है, कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट, जैसे हम टेक्स्ट, इमेज या पेज पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट पहले से लिख के रखा है, अब इसके पूरे की फॉर्मेटिंग मुझे एक साथ चेंज करनी है ना, तो मैं क्या करती हूँ, स्टाइल्स का यूज करती हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल A कर दी, और ये स्टाइल अगर आप चाहो ना तो ये देखो यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। जैसे हेडिंग 1 करी तो इसका स्टाइल पूरा हो गया चेंज। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट का एक जैसा स्टाइल हो जाता है। अगर मैं हेडिंग 2 करूँ तो देखो इस तरह से है। ठीक, और स्टाइल का टूल बार ना ये साइड में भी आपको दिखेगा, आप यहाँ से चेंज कर लो, यहाँ से भी ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाइल। तो अब पढ़ो तो अब समझ में आएगा आपको क्या बोल रहे हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग होता है, इसमें सभी तरह की फॉर्मेटिंग एक साथ होती है। इसमें टेक्स्ट, इमेज या पेज पर एक साथ आप क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। बार बार आपको मैनुअली फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, स्टाइल का उपयोग करिए और डॉक्यूमेंट में क्या करिए, एक साथ अप्लाई करोगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सभी का फॉन्ट साइज अगर सेम रहेगा, सभी का कलर सेम रहेगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को खोलने की शॉर्टकट की जो है ये F11 है। अगर आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलना है तो इसके लिए आप F11 का भी प्रेस करके भी इसको खोल सकते हैं। अब इसके टाइप्स और एडवांटेज की बात करें तो पहला टाइप्स। तो टाइप्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप हैं, तो 5 प्रकार के हैं ये। पहला तो होता है पैराग्राफ स्टाइल, ये पूरे पैराग्राफ के लुक को कंट्रोल कर देगा एक साथ। ठीक है, स्टाइल्स में तो सभी चीजें एक साथ कवर हो गई, पर कौन कौन सी चीजें कवर हुई हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिक बताया कि पहला तो पैराग्राफ चेंज हुआ। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ के लुक को कंट्रोल कर देगा, जैसे अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग कितना रहे वो सब में एक जैसा कंसिस्टेंटली कर देगा। उसके बाद है कैरेक्टर स्टाइल, यह पैराग्राफ के अंदर किसी एक खास शब्द या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पर अप्लाई होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज, सभी में फॉन्ट साइज एक जैसे हो जाएंगे, अगर बोल्ड है किसी में तो सभी में बोल्ड हो जाएगा, जो स्टाइल आप लेंगे वैसे ही हो जाएगा। कैरेक्टर में जो चेंजेस होगा उसको बोलते हैं कैरेक्टर स्टाइल। पेज स्टाइल क्या होता है, अब पेज के लेआउट को ये मैनेज करेगा कि मार्जिन कितना रखना है, सभी पेज में सेम मार्जिन रहेगा, ओरिएंटेशन सेम रहेगा, हेडर फुटर सभी में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेम स्टाइल, इसका उपयोग ग्राफिक्स और टेक्स्ट फ्रेम्स को फॉर्मेट करने, जब भी आपको कुछ पिक्चर्स या फ्रेम्स वगैरह अगर आपको फॉर्मेट करना है तब वहां पर फ्रेम स्टाइलिंग भी सभी पेजेस में एक साथ लग जाती है। लिस्ट स्टाइल, अगर आपने कुछ नंबरिंग या बुलेट पॉइंट्स की रखे हुए हैं फॉर्मेट में तो सभी पेजेस में एक जैसा नंबरिंग और बुलेट्स आपको दिखने लगेगा जब आप स्टाइल्स का यूज करेंगे तब। तो एडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि पूरा डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट हो जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स और टेक्स्ट का लुक जो है ना एक जैसा यूनिफॉर्म दिखाई देने लगता है। टाइम सेविंग भी है, आप क्या करते हो उसको मैनुअली जा जाके चेंज करते हैं जो कि हम लोग करते हैं, तो उसकी जगह आप स्टाइल को एक बार कर दीजिए अपडेट, स्टाइल में अपडेट कर देने पे सब जगह फिर वैसी ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी अप्लाई। ऑटोमेटिक टीओसी, यदि आप स्टाइल का उपयोग करेंगे तो राइटर क्या करता है, टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर देता है आपके लिए। ठीक है, इजीली नेविगेशन, नेविगेशन टूल के माध्यम, ये सब पढ़ेंगे ना, नेविगेशन टूल भी मैं आपको आगे आने वाले वो मैं पढ़ाऊंगी क्वेश्चन में। ठीक, नेविगेटर टूल के माध्यम से डॉक्यूमेंट के आप अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेविगेटर टूल ये फैसिलिटी आपको देता है। तो अगर आप क्या करते, मैनुअल फॉर्मेटिंग करते तो क्या करते, हर एक टेक्स्ट को करते आप सिलेक्ट,
फिर उसमें फॉन्ट को चेंज करते हैं, उसके साइज को चेंज करते हैं, उसके कलर को चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं स्टाइल का यूज, तो बस आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और जो भी आपको स्टाइल पसंद आ रहा है उस स्टाइल को कर दीजिए अप्लाई। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्टाइल एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़रूरी टूल है, क्योंकि जब भी हम प्रोफेशनली कहीं पर प्रेजेंट करते हैं डेटा, है ना, या फिर कुछ सबमिशन करते हैं, तो एक जैसा फॉर्मेटिंग हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं। एनसीईआरटी बुक के अनुसार कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए मैनुअल फॉर्मेटिंग की बजाय आप क्या करो, स्टाइल का यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहे हैं मेल मर्ज। अब ये चीज़ें मैं करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप ये सब एमएस वर्ड में करे हुए हैं और वैसे भी वहाँ पर करके नहीं दिखाना है ना, आपने बताना है वहाँ पर स्टेप्स। ठीक, तो जो चीज़ दोनों में सेम है ना वो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, जो चीज़ लिब्रे ऑफिस में अलग है वो मैं करवाऊंगी। अब इसके कंपोनेंट भी बताने हैं किसके, मेल मर्ज के। तो पहले तो मेल मर्ज क्या होता है, तो पावरफुल फीचर है जिसका उपयोग तब करते हैं जब हमको एक ही मेन डॉक्यूमेंट, जैसे इनविटेशन हो गया, सर्कुलर हो गया या नोटिस हो गया, को कई रेसिपिएंट्स के साथ भेजना है। एक ही डॉक्यूमेंट है, अलग अलग के पास भेजना है, नाम को एड्रेस को चेंज करके मान लो। ठीक है, तब हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं क्या, मेल मर्ज का। यह प्रोसेस हजारों पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट को मिनटों में क्या कर देता है, आपके लिए जनरेट कर देता है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो पहला मेन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वो कॉमन डॉक्यूमेंट होता है जो सभी रेसिपिएंट्स के लिए एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे आपका बर्थडे का कार्ड है तो बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, बस नेम और एड्रेस चेंज रहेगा, तो बाकी चीज़ें जो सेम रहेंगी आप बोल रहे हो वही आपका मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स क्या होता है, एक स्प्रेडशीट या डेटाबेस फाइल जिसमें रेसिपिएंट्स के वेरिएबल डिटेल जैसे नेम, एड्रेस, सिटी आप एक साथ क्या करोगे, डेटाबेस यहाँ पर यह स्प्रेडशीट दोगे जिसको आप बोलोगे डेटा सोर्स, जिसमें सभी का नाम, एड्रेस, सिटी रहेगा जो चेंज करना है आपको। ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट या आपके कंटेंट में। मर्ज डॉक्यूमेंट यह एक अंतिम आउटपुट है जो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को कंबाइन करने के बाद, अब लास्ट में जो आपको मर्ज डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें सभी का नाम जो है और एड्रेस जो है वो अलग अलग रहेगा, पर बाकी जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, उसको बोलेंगे आप मर्ज डॉक्यूमेंट। तो स्टेप्स क्या है मेल मर्ज परफॉर्म करने के, तो सबसे पहले तो आप अपने मेन डॉक्यूमेंट को कर लीजिए क्रिएट, या तो अगर पहले से बनाए तो कर लीजिए ओपन। उसके बाद डेटा सोर्स सिलेक्ट कर लीजिए, टूल्स मेन्यू में जाना है और वहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड को चुनेंगे तो आपको एड्रेस लिस्ट को दिखाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड, जहाँ पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर मर्ज फील्ड, जैसे ये नेम वगैरह को आप इंसर्ट करते थे ना वैसे कर दीजिए आप इंसर्ट। उसके बाद प्रीव्यू एंड मर्ज, फिनिश पर क्लिक करें जिससे प्रत्येक रेसिपेंट के लिए सेपरेट कॉपी क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक, अब कंक्लूजन अगर निकलता है तो क्या होता है, मेल मर्ज जो है मास कम्युनिकेशन को फास्ट, एक्यूरेट और प्रोफेशनल बना देता है। बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर आपको डेटा सेंड करना है तब आप क्या करोगे, मेल मर्ज का मेनली यूज करोगे। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्लेन इमेज एंड ग्राफिक्स हैंडलिंग इन राइटर, डिस्कस टेक्स्ट रैपिंग एंड एंचोरिंग। अब ये दोनों क्या होता है ना, ये मैं आपको करके यहाँ पर पहले दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इमेज पहले से क्या करके रखी थी, इंसर्ट करके, आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर इमेज में जाइए तो आपको ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ से कर लेना इंसर्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट पहले से ही कर लिया है। अब इसके बाद जैसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे ना तो वहाँ से भी आपको ये फॉर्मेट से दिख जाता है, ये देखिए इंचोर और रैप का। ठीक है, लेकिन आप डबल क्लिक करेंगे ना इमेज में तब भी दिख जाएगा। अब पहला जो है ना इसमें ये एंचोर वाला है, कौन कौन सा एंचोर में, पहला है टू पेज, टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर, टू एज कैरेक्टर। तो कहाँ पर रखना है ये चीजें हैं, जैसे टू पैराग्राफ करेंगे तो ये यहाँ पर रख देगा, मैं करके दिखाती जाती हूँ आपको। ठीक है, और अगर आप टू कैरेक्टर करेंगे तो ये कैरेक्टर के बीच में रखेगा, एज कैरेक्टर करेंगे तो देखो ये इस तरह से कैरेक्टर के बीच में रख देगा, इस तरह से ये काम करता है। अब इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो ये देखो क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग हम एंचोरिंग पहले पढ़ लेते हैं, या इमेज को डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक पॉइंट के साथ क्या कर देता है, टाई करके रखता है। जैसे टू पेज करेंगे तो इमेज पेज पर ही फिक्स रहता है। ठीक है, टू पैराग्राफ करेंगे तो इमेज पैराग्राफ के साथ क्या होता है, मूव करने लगता है। टू कैरेक्टर करेंगे तो इमेज किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये है एंचोरिंग। अब
टेक्स्ट रैपिंग आपको मैं पहले करके दिखाती हूँ, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट रैपिंग आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब जैसे यहाँ पर जैसा आप करेंगे वैसा हो जाएगा। जैसे मैं रैप ऑफ करती हूँ, दिखा क्यों नहीं रहा, एक सेकंड। ठीक है, तो स्पेसिंग जितना आप लेफ्ट राइट देंगे उतना तो ये हो रहा है, पर मैं उस टाइम में करके देख रही थी इसमें स्पेसिंग। अच्छा, मैं इसमें वो एनकोडिंग लगा दी ना, तो एनकोडिंग के कारण ये हो रहा है। ठीक है, अब मैंने उसको कर दिया, हटा दिया है। अब करके देखते हैं। ठीक, अब जैसे आप, हाँ, क्योंकि हम वो कर दिए थे ना, एनकोडिंग लगा दिए थे, तो उसके कारण वो वहीं पर सेट हो गया था। अब थ्रू मैं करूँगी ना, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। और जैसे आप करेंगे ऑप्टिमल, तो देखिए ये टेक्स्ट के बीच में आ जाएगा। और आप करेंगे बिफोर, तो ये पहले टेक्स्ट आएगा फिर इमेज आएगा। और अगर आप करेंगे आफ्टर, तो पहले क्या हो जाएगा, इमेज, फिर उसके बाद टेक्स्ट। इस तरह से काम करता है रैपिंग। अब यहाँ पर से देखो, पहला बोल रहे हैं नॉन, तो टेक्स्ट इमेज के ऊपर या नीचे रहता है तब वो नॉन में रहता है। पैरेलल में क्या हो जाता है, टेक्स्ट इमेज के दोनों तरफ रहेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और थ्रू करेंगे तो टेक्स्ट इमेज के ऊपर से होकर क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट रैपिंग। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, रैपिंग और एंचोरिंग की मदद से हम इमेज को डॉक्यूमेंट लेआउट में प्रिसीजन के साथ पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको रखना है आप इमेज को डॉक्यूमेंट के साथ वहां सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टेम्पलेट नहीं रखे हो तो उसका एक्सटेंशन होगा .ott। ठीक है, अरे नो, टेम्पलेट अगर आप रखे हो तो टेम्पलेट के साथ में जो एक्सटेंशन होगा वो .ott होगा, क्योंकि ऐसे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता था, .odt होता है, मैंने ऊपर पढ़ाया था शायद। ठीक है, कहाँ ये .odt होता है, लेकिन अगर आप टेम्पलेट का यूज करके करे रहोगे ना तो .ott हो जाता है वो। ठीक, हाँ, ये हो गया। फिर से मेल मर्ज का ना, मैंने शायद इसको डबल कर दिया। ये इस तरह से मैं आपको मेल मर्ज का पढ़ा रही थी ना, उस टाइम इसको दिखाना था। तो टेम्पलेट क्या होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड लेआउट या डिज़ाइन मॉड्यूल है जिसका यूज नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए एक बेस के रूप में किया जाता है। इसमें पहले से स्टाइल फॉर्मेटिंग लोगो सेट होते हैं। ठीक है, आपने टेम्पलेट्स बना लिया है पूरा, अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हो, नया जो है डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर भी टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा था। ठीक, मैं कहाँ से देखी थी, टेम्पलेट स्टाइल में ही था शायद। ठीक है, पहले तो सिलेक्ट कर लो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर दिखाता है ये। ठीक, ये अब यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स आपको दिखा रहे हैं, कोई भी एक कर लो चूज। तो ये देखो पूरा टेम्पलेट एक जैसा ये डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अब जितना भी आप डॉक्यूमेंट में डेटा रखेंगे सभी ये इसी तरह से बन जाएंगे। ठीक, तो ये है टेम्पलेट जिसमें फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, स्टाइल, सारी चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड होती है। तो एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको बार बार स्क्रैच से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, बार बार सिलेक्ट करके आप मैनुअली, आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंसिस्टेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी डॉक्यूमेंट को एक जैसे यूनिफॉर्म ये दिखाने लगता है। प्रोफेशनलिज्म, इसमें प्रोफेशनली डिजाइन स्टैंडर्ड लेआउट उपलब्ध होते हैं, बस आप उसको चूज करिए, यूज करिए, पूरा डॉक्यूमेंट आपका एक तरीके से दिखने लगेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी आपके डॉक्यूमेंट की। तो अगर आप देखें दोनों में डिफरेंस, तो रेगुलर डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओडीटी वाले, उसमें स्पेसिफिक कंटेंट के लिए यूज करते हैं इसको। टेम्पलेट जो होते हैं वो क्या होता है, फ्यूचर डॉक्यूमेंट के लिए मॉडल का काम करता है, कि एक बार आप बना दिए उसके बाद आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को उसी फॉर्मेटिंग का यूज करके बनाना चाहते हैं तो टेम्पलेट्स यूज करिए। फाइल एक्सटेंशन इसका होता है .odt, इसका होता है .ott। मॉडिफिकेशन, इसको डायरेक्ट एडिट और सेव कर सकते हैं, लेकिन इससे यूज करने पर एक न्यू अननेम्ड कॉपी जो है वो खुल जाती है।
ठीक है, नया आप बनाएंगे तो। और स्टैंडर्डाइजेशन देखिए तो ये यूजर डिपेंडेंट होता है इसकी फॉर्मेटिंग, और इसकी फॉर्मेटिंग पहले से प्रीडिफाइंड और फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो क्या निकलता है कि टेम्पलेट प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए एसेंशियल है। लिब्रे ऑफिस में से फाइल, टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट्स शॉर्टकट ये है। कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे ना तो ये एक्सेस हो जाएगा, मतलब टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको हर बार कंटेंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसमें प्रीडिफाइंड स्टाइल और जो भी यूजेबल मॉडल्स वो पहले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, इमेज एंड ग्राफिक्स हैंडलिंग क्या होता है। अच्छा ये तो मैं अभी पढ़ाई ना, टेम्पलेट छूट गया था लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर तो आपको पता है, पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो हेडर एंड फुटर वे सेक्शन होते हैं जो डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन में स्थित होते हैं। जो टॉप में होता है वो होता है हेडर, जो बॉटम मार्जिन में होता है वो होता है फुटर। एक बार सेट करने के बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट के हर पेज पर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेगा जब आप एक पेज में कर दोगे इसको सेट। ठीक है, तो हेडर क्या होता है, यह पेज के टॉप मार्जिन में होता है। इसका यूज मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट के टाइटल अगर रखना है, सभी में एक जैसा रहता है टाइटल, या चैप्टर का नेम रखना है, या कंपनी का लोगो अगर आपको रखना है तब आप हेडर का यूज करते हैं। फुटर क्या होता है, यह पेज के बॉटम मार्जिन में होता है, जिसका यूज पेज नंबर, डेट या ऑथर नेम आदि को डिस्प्ले करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है फुटर, तो देखिए सभी पेज में आपको ये मेरे चैनल का लोगो एक साथ दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप हेडर और फुटर को लगा सकते हैं। हेडर फुटर आपको लगाना आता है तो मैं इसलिए हेडर फुटर आपको और डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें की सिग्निफिकेंस देखें तो कंसिस्टेंसी रहती है। यह पूरे डॉक्यूमेंट में एक प्रोफेशनल एक और यूनिफॉर्म लुक दिखाता है। जैसे कि अगर आप इसको मैनुअली करते ना तो कहीं पर ये थोड़ा ऊपर रहता, कहीं पे थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा राइट में रहता, पर अगर आप हेडर फुटर का यूज करेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में आपको सेम फॉर्मेटिंग दिखेगी। तो आपका जो डॉक्यूमेंट का लुक है वो प्रोफेशनल दिखने लगता है। एज ऑफ नेविगेशन, हेडर फुटर में दिए गए पेज नंबर से रीडर को जानकारी ढूंढने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, इसलिए तो हम फुटर में पेज नंबर का यूज ज़्यादा करते हैं। ब्रांडिंग, कंपनी का नाम या लोगो हर पेज पर होने से डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक, कंक्लूजन क्या निकलता है, तो हेडर और फुटर बड़े डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंपलसरी फीचर है। अब इसको कैसे करें, तो इंसर्ट में जाना, वहां से आपको मिल जाएगा हेडर एंड फुटर। इंसर्ट में जाएंगे ना तो ये देखो हेडर एंड फुटर मिल गए। हेडर में अगर आप करोगे सिलेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी लिखोगे, जैसे कि मैं लिख देती हूँ पेज नंबर। ठीक, वैसे पेज नंबर वगैरह कभी ना इसमें देता है, लेकिन मान लो मैं ऐसा लिख दी तो अब ये क्या होगा, हर पेज में आपको देखो पेज नंबर दिखने लगा है। ठीक है, वैसे आप यहाँ से इंसर्ट में जाके फुटर से फुटर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग तो डेली डॉक्यूमेंट्स बनाने में इसका यूज करते हैं, बस इसमें कैसे लिखे ये मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन रखें, फिर जो पूछ रहे हैं वो चीजें रखें, और लास्ट में रखें कंक्लूजन, और बन सकता है तो ब्लॉक डायग्राम। ठीक, लिखे कैसे इस पे बात कर रही हूँ, और जो चीजें मुझे लगता है कि आप यूज नहीं करते होंगे जैसे नेविगेटर टूल या समथिंग ये सब, तो मैं वो आपको करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है डिस्कस द नेविगेटर टूल इन लिब्रे ऑफिस। पहले पढ़ते हैं फिर मैं करके दिखाऊंगी। नेविगेटर लिब्रे ऑफिस का एक यूनिक और पावरफुल टूल है जो यूजर को एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर तेजी से मूव करने में मदद करता है। इसे ओपन करने के लिए शॉर्टकट की F5 या स्लाइड बार का भी आप यूज कर सकते हो। तो नेविगेटर टूल जो है वो हो जाएगा ओपन। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ ये देखिए व्यू के अंदर आप जाएंगे नेविगेटर में, तो जितने भी आपने यहाँ पर टेबल्स, फ्रेम्स, इमेजेस, ओएलई ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में अटैच किया होगा, अप्लाई किया होगा, वो सभी का लिस्ट एक साथ आपको दिख जाएगा। जैसे इमेज के अंदर मैंने एक ही इमेज रखा है, इमेज 1। ठीक है, जो ये देखो इमेज 1 यहाँ पर से ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, इमेज 1 में कर रही हूँ तो इसका कलर हो जाए चेंज। वैसे अगर आप यहाँ पर हाइपरलिंक्स या रेफरेंसेस वगैरह यूज करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर टेबल्स वगैरह दिखाता है। ठीक, तो ये होता है, और इसका शॉर्टकट की F5 होता है। जैसे F5 प्रेस करने पर भी ये सीधे आ जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती इस तरह से। पहले जो डेटा है वो, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने यूज किया है वो सारी चीज़ें। मैंने केवल एक इमेज लगाया है अभी, तो एक इमेज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो पहला होता है ट्री व्यू।
यह डॉक्यूमेंट के सभी ऑब्जेक्ट्स जैसे उसका हेडिंग, टेबल, इमेज, बुकमार्क्स, इन सभी को एक हायरार्किकल लिस्ट में दिखाता है। ठीक है, इमेज का आएगा, इमेज के अंदर इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 ऐसा आएगा, फिर टेबल आएगा, टेबल के अंदर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, इस तरह से दिखता है जैसे आपने अभी देखा। क्विक जंपिंग, यूजर किसी भी हेडिंग या टेबल पर डबल क्लिक करके उस पर सीधे उस पेज पर आप क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नेविगेटिंग टूल्स में आते हैं, इमेज पर डबल क्लिक करने पर तो ये नहीं आ रहा, ठीक, हाँ आ जा रहा है, ऐसे डबल क्लिक करके आप सीधे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक, और क्या होता है मैनेजमेंट के लिए, इसकी वजह से डॉक्यूमेंट के सेक्शन को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर भी कर सकते हैं। सर्च कैपेबिलिटी या पूरे डॉक्यूमेंट जैसे थीसिस या बुक है उसको हैंडल करने के लिए परफेक्ट टूल है। ठीक है, कौन सा, नेविगेशन टूल, नेविगेटर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, नेविगेटर बड़े डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट और एक्सेसिबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इजीली मैनेज हो जाते हैं, इजीली वो एक्सेसिबल रहते हैं। यह डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को एक नज़र में क्या है समझने के लिए बेस्ट टूल है। कितना टेबल आपने यूज किया, कितना आपने इमेजेस यूज किया है, कहाँ पर है, वो सभी ठीक जगहों पर है कि नहीं, फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप एक नेविगेटर टूल का यूज करके भी देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि पेज ओरिएंटेशन क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन को संदर्भित करता है जिसमें पेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले या प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो आप ये कहाँ से देख सकते हैं, तो आप जाइए फॉर्मेट में, वहाँ से जाइए पेज स्टाइल मेन्यू, तो आप वहाँ से कर सकते हैं चेंज। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फॉर्मेट में जाओगे पेज स्टाइल। ठीक है, अब पेज स्टाइल इसको मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो अभी ये किस में है, फॉर्मेट से पेज स्टाइल। ठीक है, अभी पोर्ट्रेट मोड में है ये, है ना। आप यहाँ से इसको लैंडस्केप करोगे और अप्लाई कर दोगे, देखो ये पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर देता है। ठीक, यहाँ से आप मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हो, पेज के लेआउट को भी, सारा चीज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हो, पेज नंबर और बाकी चीज़ें भी। ठीक, तो पेज जो है वो स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले होगी, कैसे प्रिंट होगी, इन चीज़ों को सेट करने का काम आप पेज ओरिएंटेशन से कर सकते हो, पेजेस को ना, पेज को। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में दो ही ओरिएंटेशन है, जैसा कि अभी आपने देखा, पहला होता है पोर्ट्रेट या फिर इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसमें पेज की हाइट जो है उसकी विड्थ से अधिक होती है। यह लेटर, रिपोर्ट या स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के लिए हम बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड का ही यूज करते हैं। अब लैंडस्केप, इसमें पेज की विड्थ उसकी हाइट से होती है अधिक। इसका यूज बड़े टेबल्स, चार्ट या सर्टिफिकेट आदि को प्रिंट करने के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने ये किया है ना, ये देखिए ये किस मोड में है, ये भी लैंडस्केप में है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंटेंट के स्ट्रक्चर के आधार पर सही ओरिएंटेशन चुनना जरूरी है ताकि प्रिंटिंग के दौरान जो डेटा है वो सही तरीके से फिट हो सके। ठीक है, तो इसलिए पेज ओरिएंटेशन है जरूरी, होते हैं इसके दो टाइप। अब हम क्या करेंगे ना, लिब्रे ऑफिस राइटर अब हो गया है खत्म, तो अब लिब्रे ऑफिस राइटर के एमसीक्यूज में आपको यहाँ पर कराऊंगी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि दोनों का कलर हो जाएगा सेम। एक मिनट बस, चलो यह थोड़ा इजीली विजिबल है। पहला बोल रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। अगर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आपको सीधे शॉर्टकट की का यूज करके निकालना है तो कौन सा होगा, ये है F11। यहाँ पर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कौन सा है, एक मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर यही है ना, पहला क्वेश्चन ये F11 है। दूसरा है टू क्रिएट एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको ऑटोमेटिक टेबल या कंटेंट आपको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन से ऑप्शन चाहिए, तो कैरेक्टर स्टाइल यूज करेंगे, हेडिंग स्टाइल, फ्रेम स्टाइल या लिस्ट स्टाइल। किसका यूज करेंगे, आप करेंगे हेडिंग स्टाइल का यूज। ठीक है, तीसरा विच टूल इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरिया क्विकली। अगर आपको अलग अलग एरिया में एक साथ अप्लाई करना है स्टाइल, तब आप किसका यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे फिल फॉर्मेट मोड का। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं करना है, फिल फॉर्मेट मोड का यूज करना है इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। तो डिफॉल्ट तो होता है कौन सा, ODT, .odt। ठीक है,
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू ओपन द स्टाइल इन फॉर्मेटिंग विंडो। अरे फिर से यही क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसका आंसर F11 था। ठीक, फिर बोल रहा है विच मेन्यू कंटेन द मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन। मेल मर्ज विजार्ड किसमें था, तो अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये किसके अंदर था, ये टूल्स के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मैक्सिमम जो परसेंटेज कितना रहता है लिब्रे ऑफिस का, तो ये रहता है 600, आपको ये रखना पड़ेगा याद। ठीक है, 600% तक के आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इन राइट द शॉर्टकट की फॉर रिपीट या रेडो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो यहाँ पर होता है कंट्रोल वाई, जो कि MS वर्ड में भी यही ही होता है ना, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक विच शॉर्टकट की इज यूज। तो अगर पेज ब्रेक अगर आपको करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो ये है कंट्रोल+एंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू क्रिएट अ मॉडल फॉर फ्यूचर डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा टूल आप यूज करते हैं, तो आप टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है विच इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट। हाँ, तो ये तो हम लोग अभी पढ़े थे ना, ऑडिटी होता है। उसके बाद बोल रहे हैं विच बार डिस्प्ले इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर वर्ड काउंट, ये कौन किस में रहता है, ये स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। स्टैंडर्ड टूल बार में हेडर फुटर ये सब आते हैं किसके अंदर, अरे ये तो स्टेटस बार में होता है, स्टैंडर्ड टूल बार नहीं है, सॉरी, कर लो कंट्रोल Z। ये स्टेटस बार में होता है, नीचे दिखाता है ना कि कितनी सारी चीज़ें क्या क्या है ये सब। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ये कितने वर्ड काउंट है, कितने पेजेस है, ये सब कौन दिखाता है, तो ये दिखाता है कौन, स्टेटस बार। विच कंपोनेंट इन राइटर इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस। तो राइट साइड में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइड बार। साइड बार आप समझ गए ना किसको बोल रहे हैं, इसकी बात कर रही है, तुम हट जाओ, इसकी बात कर रहा है साइड बार। ठीक, अब आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क मतलब आप समझ गए, यहाँ कैल्क का मतलब ये शायद टायर 1 में भी आया था ना इससे, हाँ आया था कैल्क से। ये होता है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो जो काम MS एक्सेल करता है ना, एक्सेल, वही काम करता है यहाँ पर कैल्क। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सेल में करके देखा है, तो उन चीज़ों को मैं नहीं बताऊंगी, जो चीज़ें मुझे लगेंगी यहाँ नहीं, मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होता है और इसके टाइप को बताना है, दो चीज़ें बताना है इसमें। तो सेल रेफरेंसिंग वह तरीका है जिससे एक सेल एड्रेस को फॉर्मूला के भीतर उपयोग किया जाता है। जब हम किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो सेल रेफरेंस का यह निर्धारित करती है कि एड्रेस बदलेगा या नहीं। ठीक है, अब ये आपको समझ आया कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ठीक, पहले ये राइटर को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब हम खोल लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ये देखो, ये है कैल्क का इंटरफेस। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 1 और यहाँ पर करती हूँ 2। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा देती हूँ इक्वल टू, दोनों को ऐड करना चाह रही हूँ, मान लो मैं सम करके ये, ज़्यादा प्रोग्रामिंग का आदत यही है। ठीक, तो यहाँ पर एक नंबर ली मैं 1, दूसरा नंबर ले लिया यहाँ 3। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाती हूँ सम का, इक्वल टू सम, ब्रैकेट करूँगी ओपन, अब इन दोनों को करूँगी सिलेक्ट और ब्रैकेट को करूँगी क्लोज। एंटर करने पर देखो यहाँ पर A4 और B4 ये दोनों है सेल्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ, तो अब देखो यहाँ पर सेल के एड्रेस हो गए हैं चेंज। ठीक है, तो सेल रेफरेंसिंग ना इसी को बताता है कि कहाँ आपको चीज़ें सेम चाहिए और कहाँ चीज़ें आपको चाहिए अलग। ठीक, तो सेल रेफरेंस ये निर्धारित करती है कि एड्रेस आपको बदलना है कि नहीं। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है, यह डिफॉल्ट प्रकार का है। इसमें फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल एड्रेस अपनी नई पोजीशन के अनुसार ऑटोमेटिकली हो जाती है चेंज, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था। इसमें अपने आप ही क्या हो गया चेंज, यहाँ पर था A4 B4 और यहाँ पर A5 B5 हो गया। दूसरा जो है वो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस को फिक्स रखना होता है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर सिंबल का यूज करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पहला ये वाली वैल्यू मुझे सेम चाहिए, ठीक, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ डॉलर का सिंबल, ठीक है। ये ए जो है वो क्या है, यहाँ कॉलम है, और 4 जो है वो क्या है, यहाँ पर रो, ठीक। अब इसको कर दो एंटर। इसी को मैं कॉपी करके अब यहाँ पर कर दूंगी ना पेस्ट, यस कर दो। तो अब जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर चेंज करूँगी, ठीक, जैसे मैं यहाँ कर देती हूँ 3, तो ये 4 और 3 जो है आपस में क्या हो जाएंगे, फिर से ऐड हो जाएंगे, तो ये देखो 7 हो गया। तो इस तरह से अगर आपको क्या करना हो, एड्रेस फिक्स रखना हो किसी भी सेल का, तब आप यूज करेंगे किसका, सेल रेफरेंसिंग का। अब क्या था, एक मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या होगा, या तो आप कॉलम के पहले डॉलर लगा दो, या तो आप रो के पहले डॉलर लगा दो, मिक्स टाइप का रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कॉलम के पहले डॉलर है, यहाँ पर रो के पहले डॉलर है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेल रेफरेंसिंग का चुनाव कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और डेटा के ऑटोमेशन के लिए अनिवार्य है, करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द गोल सीक फीचर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब गोल सीक को बताना है। गोल सीक मैं यहाँ पर पहले आपको करके दिखाती हूँ, गोल सीक, ठीक है। तो गोल सीक मतलब क्या होता है, पहले इसको कर देती हूँ मैं पूरा डिलीट, ठीक। अब मुझे ये 2 नंबर मान लो ऐड करने हैं, ठीक है। चलो ऐड करना है ये तो पता है ना, तो पहले लिख लो फॉर्मूला कि ऐड तो करना है। अब पहला जो नंबर रहेगा, एक मिनट, पहला जो नंबर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, दूसरा नंबर रहेगा यहाँ पर, तो इसको दोनों को कर लो सिलेक्ट, ठीक है। अब इसको कर दो यहाँ पर क्लोज। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपको मान लो ये ए की वैल्यू है और ये है बी की वैल्यू, ठीक है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि आपको ए की वैल्यू तो पता है कि 1 है, पर बी की वैल्यू क्या है ये नहीं पता है आपको। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे गोल सीक, ठीक है। तो कैसे लगेगा गोल सीक, तो आप जाना टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद गोल सीक में आ जाना। अब यहाँ पर 3 होंगी, पहला तो फॉर्मूला सेल्स, तो ये मेरा फॉर्मूला वाला सेल्स है ना, C3। अब इसके बाद टारगेट वैल्यू, मान लो मुझे वैल्यू चाहिए क्या, 6 चाहिए, ठीक है। 6 चाहिए मुझे वैल्यू, लेकिन वो वैल्यूज कहाँ पर होना था, यहाँ पर। तो वेरिएबल बताओ कहाँ होना है, तो यहाँ पर चाहिए वैल्यू। फाइनल वैल्यू 6 चाहिए, एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो दूसरी वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर पोजीशन दे दिया कि इस वेरिएबल सेल में तुम वैल्यू डाल के दो कि क्या वैल्यू आए, कि ये जो है फाइनल आंसर आ जाए 6। ओके कर दो। फॉर्मूला सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो हमने रखा था ना, अच्छा यहाँ पर है, चलो फॉर्मूला सेल्स हमने गलत दे दिया था, एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, बस 1 मिनट, ठीक, यही है ना, हाँ ठीक। 6 रखना है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ओके कर दो, यस कर दो। देखो तो 6 आ गया, इसको फिर अपने से बी की वैल्यू ये ला के दे दिया कि इनपुट वैल्यू ये होगी। तो आपको थोड़ा सा समझ में अब आ गया होगा, क्या समझ आया, कि जब आपको क्या करना हो, फाइनल रिजल्ट तो पता हो, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आवश्यक इनपुट वैल्यूज या आर्गुमेंट्स नहीं पता हो, वो पता लगाना है आपको, तब उसके लिए आप गोल सीक का यूज करेंगे, जिसको व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स भी बोलते हैं। तो इसके मेन 3 कंपोनेंट थे, पहला था फॉर्मूला सेल्स, है ना, वह सेल्स जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया है और जहां पर आप टारगेट रिजल्ट चाहते हैं, जो कि मैंने दिया था वहां पर, ठीक। सेकंड वाला था टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू मतलब फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए, अब वो फाइनल रिजल्ट लिख के दो, क्योंकि वो आपको पता है आउटपुट क्या आना है। फिर वेरिएबल सेल्स, वह इनपुट सेल्स जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बदलनी है, ठीक है। अब दूसरे वाले का आपको नहीं पता था, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको चाहिए थी, उस वेरिएबल का सेल का एड्रेस आपको देना है वेरिएबल सेल में, ठीक। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी करके बताया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि गोल सीक रिवर्स कैलकुलेशन के लिए बेहतरीन है। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब जब आपको आउटपुट पता है और आउटपुट से आपको इनपुट में जाना है, जो मैनुअल ट्रायल एंड एरर के समय को बचाता है, ठीक है।
बार बार ट्राई करके आप देख रहे हैं, उससे बचा देता है आपको, सीधे आपको इनपुट दे देगा कि ये इनपुट पॉसिबल है इस रिजल्ट को आने के लिए, इस आउटपुट को आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस द डेटा वैलिडेशन फीचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। डेटा वैलिडेशन को बताना है। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है? यह कंट्रोल करता है कि यूजर एक सेल में किस प्रकार का डेटा एंटर कर सकता है, आप उसका वैलिडेशन लगा दिए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखना है और गलत एंट्री को क्या करना है, रोकना होता है, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा सेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ वैलिडेशन, ठीक। अब ये वैलिडेशन कहाँ से आ रहा था? तो डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है ना, वो डेटा से आता है। डेटा के बाद जाइए आप वैलिडिटी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बताना है, जैसे कि जो भी आप सिलेक्ट करके रखे हो, मान लो पहले तो एक टेबल सिलेक्ट कर लो, कॉलम मान लो ये, कि इस सेल में मुझे जो है अब इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, तो वैलिडिटी में मैं लगा देती हूँ यहाँ इंटीजर, इसको कर देती हूँ ओके, ठीक। अब जब आप इसमें चेंज करोगे ना, चेंज करोगे, इसको डिलीट कर देती हूँ मैं, मान लो। अब डिलीट करने के बाद जैसे यहाँ मैं फ्लोट नंबर डालना चाहूँ 1.3, ठीक, तो ये नहीं आएगा, बोलेगा ये इनवैलिड वैल्यू है। आप यहाँ पर केवल क्या कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू ही ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करते हो, वैलिडेशन लगा देते हो कि किस तरह का डेटा आपको चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो वैलिडेशन एक फीचर है जो यह कंट्रोल करता है कि यूजर एक सेल में किस प्रकार का डेटा एंटर कर सकता है, ठीक। वैलिडेशन के क्राइटेरिया क्या है, होल नंबर, केवल पूर्णांक संख्या ही अलाउ करेगा। अगर होल नंबर लगा दिए, डेट लगाओगे तो स्पेसिफिक रेंज के बीच की तारीख को ही वो एक्सेप्ट करेगा, उससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अगर उससे आगे पीछे का आप टाइमिंग दोगे तो लिस्ट यूजर को पहले से दी गई एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही चुनने का विकल्प देगा। इस तरह से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। बेनिफिट क्या होता है वैलिडेशन का, यह डेटा एंट्री एरर्स को कम कर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा जो है स्प्रेडशीट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार ही रहे, ठीक है। जैसे आपको कैलकुलेशन करना है तो आप किसी अल्फ़ाबेट के साथ तो कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप नंबर्स के साथ ही करोगे, तो आप इंटीजर का वैलिडेशन लगा दो ताकि कोई कैरेक्टर को वहाँ पर ऐड ना करे, एंटर ना करे। गलत एंट्री होने पर एरर अलर्ट मैसेज भी दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको करके अभी दिखाया कि जब मैंने इंटीजर का वहाँ वैलिडेशन लगाया है, तो अगर मैं वहाँ पर फ्लोट वैल्यू रखूँगी तो वो इनवैलिड दिखाने लगेगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, डेटा वैलिडेशन बड़े डेटाबेस को क्लीन और एक्यूरेट रखने के लिए एसेंशियल टूल होता है, ठीक है। बड़े डेटाबेस को अगर क्लीन और एक्यूरेट रखना है तब आप यूज करोगे डेटा वैलिडेशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन मैथमेटिकल फंक्शन सम इफ काउंट इफ, इसको बताना है। ये फंक्शंस कैसे चलते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल स्टेट फंक्शंस का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर गणना करनी हो, मतलब कि जो जो स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करेंगे केवल उन पर ही हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जब आप कंडीशंस लगा देते हैं तब उसके लिए कुछ कंडीशनल फंक्शन का यूज करते हैं, जो है सम इफ काउंट इफ, ठीक। सम इफ फंक्शन क्या करता है, ये केवल उन सेल को टोटल करता है जो दी गई कंडीशन को पूरा करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिंटेक्स होता है सम इफ, पहले रेंज बताओ, फिर बताओ क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद फिर सम का रेंज, जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो नेम है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। सब्जेक्ट में 3 है, CS, तो मैं चाह रही हूँ कि केवल उन्हीं को ही ऐड करें जो CS सब्जेक्ट वाले हैं, तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगा के रखी हूँ, ठीक है। तो वैलिडेशन मैंने क्या लिखा है, पहले तो आप जिसमें वैलिडेशन लगाते हो उसके रेंज को लिख लो। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, इन सभी का मैं एक रेंज लगाई। उसके बाद क्या वैलिडेशन लगाना है कि CS जो हो, ठीक है, तो CS का वैलिडेशन लगाई। उसके बाद क्या करना है, उनके मार्क्स को, तो मार्क्स का अलग से मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगाई हुई है, ठीक है, केवल उनके मार्क्स को ऐड करेगा। तो CS वाले 3 है, तो इन तीनों के मार्क्स को कर देगा यहाँ पर ऐड, तो आंसर आ जाएगा 230, ठीक है। इस तरह से काम करेगा। और काउंट इफ क्या करेगा, जैसे इसी में ही कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी CS वाले हैं उनको काउंट करके वो देगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लगाई हूँ ये काउंट इफ
यहाँ से यहाँ तक आप कर लो सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा करके वैलिडेशन दे दो। जैसे CS के लिए मैं दी तो यहाँ पर दिखा रहे हैं 3, अगर इसको मैं चेंज कर दूं और यहाँ पर लिख दूं क्या, मैथ, मैथ, ठीक है, और उसके बाद कर दूं एंटर, तो यहाँ पर बता रहे हैं मैथ्स वाले जो हैं वो 2 लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है सम इफ और काउंट इफ, ठीक। और काउंट इफ का काम क्या है, सेल्स को काउंट करता है जो कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक। फिर बोल रहे हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ चार्ट इन कैल्क, ठीक है। तो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। कैल्क में डेटा को विजुअली इफेक्टिव बनाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो चार्ट के कंपोनेंट है। मैं पहले आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे यहाँ चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ये हो गया मेरा डेटा जिसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। मैं जाऊँगी इंसर्ट में जाऊँगी चार्ट में, और चार्ट में जाने के बाद देखो इस तरह से जो है वो डेटा आपको बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट टाइप है जिसमें आप अलग अलग टाइप देख पा रहे हैं, बार है, पाई है, ठीक है। ये है डेटा रेंज, कहाँ से कहाँ तक चाहिए मैंने यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लिया। डेटा की सीरीज आप यहाँ पर बता दो, ठीक है। चार्ट के एलिमेंट जैसे एक्स एक्सिस को मैं कुछ और रख देती हूँ, जैसे डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं रख देती हूँ क्या, पैरामीटर, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख सकती हूँ, है ना, आप भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फिनिश। तो देखो ये इस तरह से चार्ट फिर बन के आ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोनेंट है, तो पहला होता है चार्ट एरिया, जैसे आप देखिए यह पूरा ब्लॉक जिसमें चार्ट के सभी एलिमेंट शामिल होते हैं। फिर प्लॉट एरिया दिखा रहे थे, या स्पेसिफिक एरिया जहाँ एक्चुअल चार्ट जैसे पाई चार्ट है या लाइंस है ये सब ड्रॉ किया जाना है। लेजेंड, लेजेंड मतलब यह एक इंडेक्स की तरह काम करता है जो बताता है कि कौन सा रंग या पैटर्न किस डेटा सीरीज को दर्शा रहा है, ठीक है। ये बताएगा कौन, लेजेंड, कौन सा कलर कौन सा डेटा सीरीज को बता रहा है। फिर होता है डेटा लेबल्स, ये चार्ट के ऊपर उनकी एक्चुअल वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, ठीक। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो डेटा की पोजीशन को तय करती हैं। तो ये होते हैं कंपोनेंट चार्ट के कैल्क में। कंक्लूजन, इन कंपोनेंट की सही समझ से हम डेटा को और अधिक प्रोफेशनल और रीडेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट एंड देयर स्पेसिफिक यूजेस। तो अलग अलग चार्ट के टाइप अभी हम देख रहे थे, उसी के बारे में बताना है। तो पहला होता है कॉलम या बार चार्ट, इसका उपयोग विभिन्न कैटेगरी के बीच कंपैरिजन दिखाने के लिए करना है। जैसे सेल्स का कंपैरिजन करवा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के, तो इस तरह से कंपैरिजन के लिए मैंने। लाइन चार्ट यह समय के साथ डेटा में होने वाले जो भी बदलाव हैं या ट्रेंड्स को दिखाता है, ठीक है। पाई चार्ट क्या करता है, यह एक होल में अलग अलग प्रपोर्शन को बताते हैं कि कौन सा डेटा कितना परसेंट है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट यह दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप या फिर कोरिलेशन को दर्शाता है। तो ये होते हैं चार्ट के कुछ टाइप्स, ठीक। कंक्लूजन, तो सही चार्ट का उपयोग जो है कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने में लगने वाले समय को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो एफिशिएंट वे में अगर आपको चार्ट को करना है एनालिसिस, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप चार्ट टाइप का उपयोग करिए। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं। तो बताइए कौन सा सिंबल यूज किए थे हम लोग फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इक्वल टू का यूज कर रहे थे, इक्वल टू सम इस तरह से, है ना। तो लॉजिक यही है कि कैल्क में किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फंक्शन को इक्वल के साथ आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट डेटा रेफरेंसिंग के लिए कौन सा, डॉलर का यूज कर रहे थे, ठीक। कैल्क में यदि आप सेल A1 से C10 तक की सभी संख्याओं का योग करना चाहते हैं तो सही फंक्शन क्या होगा, तो आप लगाएंगे सम का, लेकिन इक्वल टू सम, सम करने के बाद कहाँ से, ये कोलोन लगेगा ना, कॉमा नहीं लगेगा, कोलोन लगेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है ये पूछता है, ठीक है। तो ये होता है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैल्क में कौन सा फीचर है जो आपको टारगेट रिजल्ट पता होने पर इनपुट वैल्यू ढूंढने में, तो मैं आपको गोल सिक करके दिखाई थी, है ना। तो आपको जब आउटपुट पता हो इनपुट ना पता हो तब हम गोल सिक का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो शॉर्टकट की होता है यहाँ पर शिफ्ट प्लस F4। ये यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करनी है और वो भी शॉर्टकट की का यूज करके, तो आप शिफ्ट F4 का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो डायलर सिंबल जोड़ देगा, डॉलर का सिंबल, पता नहीं डॉलर को डायलर क्यों बोल रही हूँ। चलो, निम्नलिखित में कौन सा चार्ट केवल एक सिंगल डेटा सीरीज को दिखाता है, के लिए उपयुक्त होता है। केवल एक सिंगल डेटा सीरीज को दिखाएगा कौन, वो होता है पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट का उपयोग केवल एक डेटा सीरीज के प्रपोर्शन को दिखाता है कि कितना परसेंट कहाँ है, कितना परसेंट कहाँ है, ये प्रपोर्शन रेशियो को दिखाता है, ठीक है। कैल्क में काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ A1 to A10 ग्रेटर देन 50 फंक्शन क्या करेगा कि A1 से लेकर A10 तक के जो 50 से क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है, उन्हीं को दिखाएगा। तो क्या होगा, उन सेल्स की संख्या गिनेगा, काउंट करेगा जिसमें 50 से अधिक हो, जिसका मान 50 से अधिक हो, केवल उनको काउंट करके आपको दे देगा। कैल्क में फंक्शन विजार्ड को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो फंक्शन विजार्ड के लिए होता है कंट्रोल F2, ठीक। स्प्रेडशीट में डेटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, डेटा वैलिडेशन क्यों लगाते हैं, तो पासवर्ड से सुरक्षित रखने के लिए, सेल में गलत एंट्री को रोकने के लिए, यस, डेटा का प्रिंट नहीं, अल्फाबेटिक नहीं, तो डेटा में सेल्स में गलत एंट्री को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं उसमें, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट आएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब इम्प्रेस कैसे काम करेगा, जैसे आपका MS वर्ड में कौन काम करता था, MS पावर पॉइंट काम करता था, है ना, वैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम होगा। मतलब मेनली प्रेजेंटेशन टूल है, PPT बनाने के लिए इसका यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बोल रहा है कि व्हाट इज मास्टर स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। जब आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस टाइम में मास्टर स्लाइड का क्या रोल होता है लिब्रे ऑफिस में, ये बताना है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं हटा देती हूँ कैल्क को, हट जाओ कैल्क और यहाँ पर लाती हूँ। देखो मास्टर स्लाइड लाते कैसे हैं पहले, तो आप क्या करिए, व्यू में जाइए, व्यू के बाद यहाँ पर देखो ये है मास्टर स्लाइड, यहाँ पर चले जाओ, आ गया मास्टर स्लाइड। अब इसमें जो भी चीज़ें आप चेंज करोगे ना वही आपको हर जगह दिखेगी। जैसे स्लाइड नंबर मैं 1 यहाँ पर डाल दी, 1 यहाँ पर डाल दी हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से नॉर्मल व्यू में चले जाती हूँ, कुछ और चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको 26, ठीक है। चलो अब मैं करती हूँ यहाँ पर इसको नॉर्मल व्यू में, तो देखो अब सभी जगह वही चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। तो मास्टर स्लाइड क्या करता है, जो चीज़ आप मास्टर स्लाइड में एक बार ऐड कर देते हो ना, हर जगह फिर आपको वही दिखने लगता है, ठीक है। यह है मास्टर स्लाइड का यूज। तो मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जिसका उपयोग पूरी प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट लेआउट और फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक बार फॉर्मेट सेट कर दो, एक बार लेआउट सेट कर दो, सभी स्लाइड्स में फिर सेम फॉर्मेटिंग आपको दिखेगा। इसमें किए गए बदलाव प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक। कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो पहला होता है बैकग्राउंड। आप एक साथ सभी स्लाइड के बैकग्राउंड कलर को या इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, जैसे टाइटल और बॉडी टेक्स्ट के लिए फॉन्ट टाइप, साइज या कलर को यूनिफॉर्म आपको रखना है, तो आप एक बार बस मास्टर स्लाइड में चेंज कर दो, सभी स्लाइड में अपने आप चेंज हो जाएगा। लोगो और हेडर फुटर, यदि आप स्लाइड पर कंपनी लोगो या पेज नंबर चाहते हैं तो उसे मास्टर स्लाइड में डाल दें। एक बार आप मास्टर स्लाइड में उसको लगा दोगे तो सभी स्लाइड्स में वो अपने आप दिखने लगेगा। सिग्निफिकेंस या महत्व की बात करें, क्या महत्व है मास्टर स्लाइड का, तो कंसिस्टेंसी, ये सुनिश्चित करता है कि पूरा जो प्रेजेंटेशन का लुक है वो यूनिफॉर्म लगे आपको। टाइम एफिशिएंसी है, हर स्लाइड को आप क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट करते हैं, उसकी बजाय आप मास्टर स्लाइड को एक बार फॉर्मेट कर दो, जो भी चेंजेस करना था वो आप मास्टर स्लाइड में एक बार कर दो, ठीक है।
तो उसके बाद वो हर स्लाइड में चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। प्रोफेशनलिज्म, यह प्रेजेंटेशन को एक ऑर्गेनाइज और क्लीन लुक देता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है, तो मास्टर स्लाइड बड़े प्रेजेंटेशन को मैनेज करने के लिए एक एसेंशियल टूल है। कहाँ से जाओ, तो व्यू से मास्टर स्लाइड मेन्यू, और वहाँ से आपको मास्टर स्लाइड दिख जाएगा, और उसमें फॉर्मेटिंग करने के बाद आप वापस से नॉर्मल में चले जाना, तब आपको फॉर्मेटिंग फिर नॉर्मल्स में दिखेंगे। नहीं तो आप मास्टर स्लाइड में रहेंगे तो बाकी स्लाइड्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं स्लाइड ट्रांजिशन और कस्टम एनिमेशन को बताइए एग्जाम्पल के साथ। तो आपने ये एमएस वर्ड में भी किया है। तो दोनों ही फीचर प्रेजेंटेशन को और डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैं पहले ये करके दिखाती हूँ। ठीक है, ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों। ठीक है, तो अगर मैं इसको करती हूँ कट, या फिर ऐसे तो मैं अभी ओपन करके देखी थी ना, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रांजिशन चाहिए तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, ट्रांजिशन के लिए आपको जाना पड़ेगा स्लाइड शो में। स्लाइड शो में जाने के बाद स्लाइड में जाइए, स्लाइड में जाने के बाद स्लाइड ट्रांजिशन में जाइए, तो आपको वहाँ पर फिर ट्रांजिशन दिखने लगेगा। ठीक, अब जैसे मैं ट्रांजिशन अप्लाई करती हूँ, ये ठीक, ये तो अब समझ पा रहे हैं ये क्या करेगा, ये पूरे पेजेस को चेंज करेगा, मतलब पेजेस कैसे दिखेगा, कैसे डिस्प्ले होगा, वो चेंज करता है। कौन, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक, और एनिमेशन कैसे काम करता है, तो एनिमेशन आ जाता है, यहाँ से कहीं से तो एनिमेशन आता है, बस मुझे 1 मिनट दीजिए ये। ठीक है, अब मुझे टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये टेक्स्ट है मेरा। ठीक है, अब इसमें से मैं, ये एनिमेशन है मेरा, एनिमेशन में एक यहाँ पर कर लेती हूँ, जैसे ये। तो देखो ये टेक्स्ट को क्या करता है, कैसे डिस्प्ले होगा वो दिखाता है। तो अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन जो पहले किए थे, यह वह विजुअल इफेक्ट है जो तब दिखाता है जब आप एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर जो विजुअलाइज चेंज होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे वाइप, पुश, फेड, डिसॉल्व, ये सब हो रहा था। या पूरी स्लाइड को मूव होने के तरीकों बदल देता है कि स्लाइड कैसे मूव होगी, इस चीज को बदल देता है कौन, ट्रांजिशन। लेकिन कस्टम एनिमेशन क्या करता है, ये स्लाइड के भीतर मौजूद जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे टेक्स्ट हैं, इमेज हैं या शेप्स हैं, उन पर लगाओगे आप, और ये क्या करेगा, उसके एंट्रेंस को या फिर उसके स्पिनिंग को या फिर उसके एग्जिट को बदल देगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाई थी। तो ट्रांजिशन क्या करता है, ये पूरी स्लाइड पर अप्लाई होता है, लेकिन कस्टम एनिमेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। अब ये क्या होगा, जब एक स्लाइड से एग्जिट होगा, दूसरा स्लाइड एंटर होगा, उस टाइम में ये आपको दिखेगा। अब ये क्या होगा, एक स्लाइड के अंदर ही वो क्या दिखेगा, आपको सीक्वेंस में दिखेगा, पहले फर्स्ट वाला टेक्स्ट, फिर सेकंड टेक्स्ट में चेंजेस, फिर थर्ड टेक्स्ट कैसे आ रहा है, ये चीजें। ठीक, कैसे जाओगे, तो स्लाइड मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशंस में जाओ, और यहाँ पर कैसे गए थे हम लोग, वी मेन्यू से फिर एनिमेशन में गए थे। इस तरह से दोनों में जाते हैं। ठीक है, ओपन करने एग्जाम्पल कैसे होता है, वाइब, डिसॉल्व, फेड, पुश, ये इस तरह से होता है। ये क्या करता है, एंट्रेंस, एम्फेसिस, पिन, एग्जिट, इस तरह से ये एनिमेशंस होते हैं। पर्पस क्या है, तो दो स्लाइड के बीच में स्मूथ फ्लो को, फर्स्ट स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आपको स्मूथली जाना है, तो उसके लिए आप ट्रांजिशन का यूज करते हैं। और ये स्पेसिफिक कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए आप एनिमेशन का यूज करते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है कि ट्रांजिशंस कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, जबकि एनिमेशंस ऑडियंस का फोकस जो है वो स्पेसिफिक कंटेंट पर लाने में हेल्प करते हैं हमको। ठीक, अब डिस्कस डिफरेंट वर्क स्पेस व्यू। वर्क स्पेस व्यू क्या होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विभिन्न प्रकार के व्यूज प्रदान करता है जो प्रेजेंटेशन बनाने, ऑर्गेनाइज करने और डिलीवर करने में मदद करते हैं। अलग अलग व्यूज आपको देगा। ठीक है, मैं आपको पहले वो व्यूज दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। तो आप जब जाएंगे व्यूज में, तो ये दिख रहा है, ये है नॉर्मल व्यू। फिर आप व्यू में जाएंगे आउटलाइन में ना, तो ये देखो, ये केवल टेक्स्ट को दिखाएगा इसमें। अब जितने भी टेक्स्ट आप रखे होंगे ना, वो उनके फॉन्ट और बाकी चीजें आपको एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट की दिख जाएगी। फिर अगर आप व्यू में जाएंगे नोट्स वाले में, तो नोट्स में देखो इस तरह से। ठीक, फिर आप व्यू में जाएंगे और एक होता है कौन सा, हैंडआउट्स। मास्टर नोट्स तो मैं आपको दिखा दी थी है ना, जो केवल मास्टर नोट्स को दिखाता है।
लेकिन आप जाओगे किसमें, हैंडआउट्स में, तो यहाँ पर जितने भी आपके स्लाइड्स हैं वो एक साथ दिखेंगे एक ही पेज में, ताकि आप इसको प्रिंट करके जिसको भी आप पीपीटी प्रेजेंट कर रहे थे, जिन ऑडियंस को, उनको आप दे सको, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, फिर आप नॉर्मल स्लाइड में आ जाना। अब मैं यहाँ पर एक एक को बताती हूँ। जैसे नॉर्मल व्यू, ये क्या करता है, यह मुख्य व्यू है जहाँ हम स्लाइड को क्रिएट और डिजाइन करते हैं। इसमें स्लाइड के बीच वर्क एरिया और लेफ्ट में थंबनेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन व्यूज में क्या होता है, ये केवल स्लाइड का टेक्सुअल कंटेंट दिखा रहा था, जहाँ पर टाइटल था और बुलेट पॉइंट्स था। यह स्ट्रक्चर्ड प्लान करने के लिए बेस्ट। नोट्स व्यू क्या करते हैं, स्लाइड के नीचे स्पीकर नोट्स लिखने की जगह होती है, जो प्रेजेंटेशन के दौरान केवल किसको दिखते हैं, ये हमको दिखते हैं, जो बोलने वाले स्पीकर रहता है उसको दिखता है। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, यह सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है। इसका उपयोग स्लाइड को रिकॉर्ड या डिलीट करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, हैंडआउट्स एक ही पेज में कई स्लाइड का लेआउट दिखाता है, जैसे मैं आपको दिखा रही थी, जिसे प्रिंट करके आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस को दे सकते हो। तो अलग अलग वर्क स्पेस व्यू का सही उपयोग प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को और भी इजी और क्या बना देता है, तेज बना देता है। ठीक है, तो आप अलग अलग व्यूज का यूज अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के दौरान। इसके बाद हम हैंडआउट्स के बारे में पढ़ते हैं। हैंडआउट्स क्या होता है इम्प्रेस में, और ये इनका यूज क्यों करते हैं। तो हैंडआउट्स प्रेजेंटेशन स्लाइड का एक प्रिंटेड वर्जन होता है, जो प्रेजेंटेशन के दौरान या प्रेजेंटेशन के बाद ऑडियंस को दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑडियंस को रेफरेंस मटेरियल प्रदान करना हो। जब रेफरेंस मटेरियल आपको देना है ताकि आप कंटेंट को बाद में पढ़ सकें, तो उसके लिए हम हैंडआउट्स का यूज करते हैं। हैंडआउट व्यू का उपयोग करके हम एक ही पेज पर मल्टीपल स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाई थी, है ना। एक पेज पर 9 स्लाइड जो है वो प्रिंट हो सकते हैं। इसमें स्लाइड के साथ नोट्स लिखने के लिए भी एक खाली जगह दी जाती है अलग से। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हैंडआउट्स प्रेजेंटेशन के रिटेंशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और प्रोफेशनल मीटिंग के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि तब आप क्या करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स का एक प्रिंट आउट निकाल के पहले से ही जो वहाँ पर मेंबर्स उनको दे देते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताना है, उनके महत्व को बताना है। तो ग्रुपिंग एक ऐसा फीचर है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट जैसे इमेज से टेक्स्ट को जोड़कर एक सिंगल यूनिट बना देता है। ग्रुपिंग, जब आप कोई शेप को मिलाकर एक डायग्राम बनाते हैं तो ग्रुपिंग उन्हें एक साथ मूव, रिसाइज या फॉर्मेट करने में मदद करता है। इसके लिए क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट जी का यूज करोगे तो एक साथ क्या हो जाएगा, डायग्राम्स का शेप्स आपको दिखने लगेगा, जिसमें अलग अलग चीज़ों को आप रखे होगे एक साथ। अनग्रुपिंग, अब यह ग्रुप को वापस से इंडिविजुअल पार्ट्स में तोड़ने के लिए होता है, ताकि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को फिर से आप एडिट कर सको। फिर से अगर अनग्रुप करना है तो क्या करना, कंट्रोल के साथ अल्ट और ऐड कर देना, तो वो अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम करते हैं क्या, एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ इम्प्रेस। तो इम्प्रेस के लिए होता है क्या, पी वाला, ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन करंट स्लाइड से आपको करना है। तो करंट स्लाइड से अगर करना है तो आपको F5 से शुरू करना है। अगर ऐसे नॉर्मली करना है तो F5 से, अगर आपको करंट से करना है तो शिफ्ट के साथ F5 से करेंगे तो स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अब यहीं पर मैं करती हूँ शिफ्ट के साथ F5। ठीक है, तो इसी वाले में मैं आ जाऊँगी। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, केवल F5 करती हूँ तो मैं स्टार्टिंग से फिर शुरू हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, अभी जो है ये ट्रांजिशन है, अभी बैक से दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, पहले स्लाइड शो करती हूँ, ये देखो, ये जो आया ना अभी, ये पहले पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए वो ट्रांजिशन था, और अभी जब ये आया, ये क्या था, ये था एनिमेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे F5 नॉर्मली स्टार्ट के लिए, करंट पेज से अगर आपको स्लाइड शो करना है तो शिफ्ट के साथ F5। इन इम्प्रेस द ग्रुपिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। तो किसके अंदर होता है ये, टूल्स, ऑब्जेक्ट के लेआउट और स्ट्रक्चर के लिए संबंधित होता है, टूल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, एक मिनट, ये किसके अंदर होता है भाई, लेआउट और स्ट्रक्चर से संबंधित होता है।
इसमें तो दिख नहीं रहा है ना, ऑप्शन नहीं पता चल रहा है कौन सा होता है। एक मिनट बस मुझे दीजिए, मैं बताती हूँ देख के आपको। फॉर्मेट के अंदर होता है ये, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर होता है। कौन सा? ग्रुपिंग। नेक्स्ट बोल रहा है विच व्यू इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एज थंबनेल टू रिकॉर्ड देम इजिली। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा व्यू यूज करेंगे? स्लाइड सॉर्टर का व्यू का यूज करेंगे। ठीक है, टू स्टॉप और एंड अ स्लाइड शो, स्टॉप करना हो तब कौन सा की प्रेस करो? एस्केप। एस्केप का यूज करके आप क्या कर देते हो? स्लाइड शो को स्टॉप कर देते हो। विच फीचर अलाउ यू टू रिकॉर्ड द टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड ऑटोमेटिकली। ठीक है, हर स्लाइड में अगर आपको टाइमिंग का ये वाला फीचर चलाना है तो आप ये क्या करोगे? ये क्यों यूज होता है? कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, रिहर्स टाइमिंग या स्लाइड मास्टर, ये क्या कहलाता है? तो ये होता है रियाज टाइमिंग। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? टाइमिंग जो है वो सेट कर देते हैं हर स्लाइड के लिए। होता है एंट्रांस, एम्फेसिस एंड एग्जिट, ये किसकी कैटेगरीज है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये एंट्रांस, एम्फेसिस और एग्जिट, ये किसकी कैटेगरी होती थी? एनिमेशन की कैटेगरी होती थी। ठीक, अब ये ना नेविगेशन पाथ मैं यहाँ पर बता नहीं पाई थी, तो मैं यहाँ पर लास्ट में इसको ऐड कर दी हूँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल बहुत होगा। आप पूरी चीज़ें भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको अगर पता हो कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप आधी चीज़ें समझ गए, समझो। तो पहला राइटर में अगर बताऊँ तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज कहाँ से आता है? तो आप व्यू से जाइए, कहाँ? स्टाइल में, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। या शॉर्टकट की F11 भी आप यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज खोलना है तो टूल्स मेन्यू में जाके आप मेल मर्ज विजार्ड में जाइए, तो वहाँ से खुल जाएगा मेल मर्ज। उसके बाद टेम्पलेट्स अगर आपको मैनेज करना है तो आप फाइल मेन्यू से कहाँ जाइए? टेम्पलेट्स से जाइए, मैनेज टेम्पलेट्स में। या तो आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे तो एन से भी क्या हो जाता है? टेम्पलेट्स जो है वो मैनेज हो जाते हैं, नए टेम्पलेट्स बन जाते हैं। हेडर फुटर कैसे आएगा? तो इंसर्ट मेन्यू में जाना, हेडर एंड फुटर में, तो वहाँ पर से आपको फिर हेडर फुटर का ऑप्शन अलग अलग आ जाएगा। टीओसी अगर टेबल ऑफ कंटेंट देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मेन्यू से जाना, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, तो वहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। पेज ओरिएंटेशन के लिए आपको जाना है क्या? फॉर्मेट मेन्यू में, वहाँ से जाना है पेज स्टाइल में, फिर वहाँ पर से जाना है पेज टैब में, फिर आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन दिख जाएगा। अब वैसे ही अगर कैल्क के लिए अगर अलग पाथ की बात करें तो जैसे पहला था गोलसिक जो मैं आपको पढ़ाई थी, तो मैं टूल्स मेन्यू से कहाँ गई थी? गोलसिक में। उसके बाद वैलिडेशन के लिए क्या था? डेटा मेन्यू में जाना है, डेटा से वहाँ पर होगा वैलिडेशन। फंक्शन विजार्ड के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू से जाना है फंक्शन में, या फिर कंट्रोल के साथ F2 करोगे तब भी फंक्शन विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाना है और इंसर्ट के बाद जाना है चार्ट में। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए क्या करना है? सेल एड्रेस पर कर्सर रख के उसमें क्या कर देना है आपको? सीधे डॉलर का साइन लगा देना है, या फिर आप शॉर्टकट की शिफ्ट F4 का यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। अब इम्प्रेस में अगर मैं बताऊं तो मास्टर स्लाइड व्यू के लिए क्या पाथ रहेगा? व्यू मेन्यू में जाना और वहां से मास्टर स्लाइड ले मिल जाएगा। ट्रांजिशन के लिए क्या करना है? आपको स्लाइड मेन्यू में जाना है और वहां से स्लाइड ट्रांजिशन आपको दिख जाएगा। कस्टम एनिमेशन के लिए आपको क्या करना है? व्यू मेन्यू में जाना है और वहां से फिर जाना है एनिमेशन। ठीक, और स्लाइड सॉर्टर व्यू के लिए आपको व्यू मेन्यू से जाना है स्लाइड सॉर्टर में, फिर वहां से स्लाइड आपका हो जाएगा सॉर्ट। रिहार्स टाइमिंग के लिए आपको जाना है स्लाइड शो मेन्यू में और वहां से जाना है रिहार्स टाइमिंग। ग्रुपिंग अगर करना है ऑब्जेक्ट का तो उसके लिए हम बोले थे फॉर्मेट मेन्यू से हम जाएंगे ग्रुप में और फिर कर लेंगे ग्रुपिंग, और या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट जी का भी यूज करेंगे। और अनग्रुपिंग करना है तो कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ जी का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग से अनग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेती हूँ, सेंटर में आ जाए। पहला इधर दिए हुए हैं फीचर्स और यहाँ पर दिया हुआ है मेन्यू या पाथ। तो जैसे आपको मेल मर्ज खोलना है तो मेल मर्ज कहाँ से खुलेगा? तो ये टूल से खुलता था, टूल से आप जाओगे मेल मर्ज। गोल सिक कहाँ से खुला था? तो गोल सिक्स खुला था टूल्स में, टूल से जाना था आपको ये।
मास्टर स्लाइड तो व्यू से आया था, व्यू से जाना था आपको मास्टर स्लाइड में। डेटा वैलिडेशन अगर चेक करना है तो डेटा, और डेटा से वैलिडिटी, और टेम्पलेट्स मैनेज करने के लिए फाइल, और फाइल से टेम्पलेट्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन अगर देखें तो पहला बोल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विकल्प फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत आता है क्या ये स्टाइल और? तो नहीं, ये किसके अंदर आता है? व्यू मेन्यू के अंदर आता है, या तो फिर आप शॉर्टकट की F11 यूज करते हैं। और कैल्क में पूछ रहा है कि फंक्शन विजार्ड को खोलने के लिए कंट्रोल F2 शॉर्टकट की का यूज करते हैं क्या? हाँ, मैंने अभी ऊपर वाले टेबल में भी बताया। ठीक है, तो यह इंसर्ट मेनू के अंदर भी पाया जाता है। अगर आप ये चीज़ें इसको रिवाइज करके अच्छे से चले जाइएगा ना, तो भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, अब इम्प्रेस की बात कर रहे हैं कि स्लाइड ट्रांजिशन फीचर के लिए फॉर्मेट मेन्यू में उपलब्ध होता है। एक मिनट, ठीक है, बस एक मिनट रुकिए। क्या बोल रहा है? इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन फीचर केवल फॉर्मेट मेन्यू में उपलब्ध होता है क्या? नहीं, तो ये तो स्लाइड मेन्यू या सीधे स्लाइड बार जो इधर राइट साइड में दिया रहता था, वहां से भी हम क्या कर सकते हैं? सीधे स्लाइड मेन्यू में और स्लाइड ट्रांजिशन में आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए डॉलर लगाने के लिए आप क्या शिफ्ट F4 का यूज करते हैं? हाँ, ये सही बोल रहा है। ठीक है, नेविगेटर टूल को खोलने के लिए शॉर्टकट की F5 है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब वन लाइन पाथ वाले क्वेश्चन भी होता है कि राइटर में पेज ओरिएंटेशन लगाने के लिए सही पाथ क्या होगा? तो आप कहाँ जाएंगे? पहले पहले जाएंगे किसमें? इंसर्ट में जाएंगे या फॉर्मेट में जाएंगे? ये बताइए। फॉर्मेट में, और फॉर्मेट के बाद हम जाते थे पेज स्टाइल में, और फिर वहां से जाते थे पेज टैब में। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इम्प्रेस में रिहार्सिंग टाइम कहाँ से होता था? तो ये स्लाइड शो मेन्यू से ही आपको दिख जाएगा, जहाँ पर आप टाइमिंग हर स्लाइड के लिए सेट कर सकते हो। तो ये मैंने आज तीनों ही टॉपिक कवर किए हैं इसमें। कौन कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, जिसको आप बोले राइटर, स्प्रेडशीट जिसको आप बोले कैल्क, या फिर टूल्स जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेस। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर की हैं। तो बताइए अगर आपके लिए आज का जो वीडियो था वो बेनिफिशियल रहा हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कितने लोगों ने पहले लिब्रे ऑफिस यूज किया है, क्योंकि मैंने तो लिब्रे ऑफिस यूज नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा MS वर्ड और मतलब ऑफिस टूल्स, MS ऑफिस के टूल्स ही यूज करती हूँ ज़्यादा। पर लिब्रे ऑफिस भी पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा था लिब्रे ऑफिस भी। ठीक है, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिए, क्योंकि इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो MS वर्ड के जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी पाइथन। मेरे पास पाइथन का पहले से नोट्स बना हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले पाइथन को बस नोट्स कराऊँ, उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन पे बात करूँ। आप कमेंट में बताना कि आप कैसा पढ़ना पसंद करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसके वीडियो को बनाऊंगी। ठीक है, मेरे पास दोनों अवेलेबल है, इसके क्वेश्चन आंसर वाला साइड भी है, और इसका पहले पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, और अगर आपने पाइथन पहले नहीं पढ़ा तो आपको पाइथन का बेसिक्स पहले पढ़ना पड़ेगा इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? इसके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये दिक्कत होगा, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि पाइथन के प्रोग्रामिंग से पहले बेसिक्स करवाऊँ। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा टफ दिया हुआ नहीं है, ऊपर ऊपर से ही है जहाँ तक कि मैंने देखा है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा जल्दी। जो TGT वाले हैं उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं है, जो PGT वाले हैं ना, तो उनको पढ़ना पड़ेगा अलग से, क्या इसके अलग अलग लाइब्रेरीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का पार्ट लेके आऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू।